हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च को पढ़ने में हमने देखा कि रिसर्च की नेचर और सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिसर्च मुख्यतः अनुसंधान को बोला जाता है, जिसमें से ये अंग्रेजी के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक री और एक सर्च। री का अर्थ है पुनः, सर्च यानी खोजना। यानी ये वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं के अवलोकन और उनके प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय और पक्षपात रहित और तर्कसंगत अनुसंधान की ओर संकेत करता है। इसमें तथ्य और सूचना को एकत्रित करके पक्षपात रहित तर्कसंगत ज्ञान की खोज और पूर्व स्थापित तथ्यों और निष्कर्षों को सत्यापन ही अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। अब अनुसंधान देखें तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान वो चाहता है कि हमारे चारों ओर वातावरण में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्नशील रहता है। वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी रखूं, इसलिए ये अनुसंधान का मूल आधार है। इसकी परिभाषा देखिए तो पीवी यंग ने इसकी परिभाषा दी थी कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन और क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों के कारणों की व्याख्या उन्हें संचालित करने के प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को सुनियोजित करता है। यानी सामाजिक अनुसंधान क्या है? नवीन नए फैक्ट्स, नए स्टेटमेंट्स को खोज करता है और पुराने तथ्यों का सत्यापन करता है कि पुरानी जो बातें कही हुई है उसको सत्यापन करता है। जैसे कि निर्धनता एक बेरोजगारी का एक कारण है, निर्धनता अशिक्षा का कारण है। इस प्रकार निर्धनता के अशिक्षा के कारण निर्धनता बढ़ती है, आलसीपन निर्धनता के कारण होता है। इस प्रकार हम एक स्टेटमेंट पर खड़े नहीं उतरते, पुराने स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, नहीं रिसर्च करते हैं। इस प्रकार उनकी क्रमबद्ध और पारस्परिक संबंधों के द्वारा कारणों की व्याख्या करते हैं और उन्हें संचालित करके प्राकृतिक नियमों के अध्ययन को सुनियोजित करते हैं। इस प्रकार रैंडमैन और मोरी ने कहा था कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास ही हम अनुसंधान कहेंगे, और हिटने ने कहा था कि मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन करने को हम अनुसंधान कहेंगे, और बोगार्ट ने कहा था कि हमारे जो आसपास में रह रहे लोगों के जीवन की क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। कि सामाजिक अनुसंधान में हम मुख्यतः सबकी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन हम जो जानने के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसको अनुसंधान कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान हमेशा सत्य नहीं होते। ये वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है कि कार्य कारण संबंधों के आधार पर जानकारी एकत्रित की जाती है। कोई कारण क्यों घटित हो रहा है, समाज में कोई लड़ाई क्यों घटित हो रही है, समाज में महिलाएं एक पक्ष इतना सबल है, दूसरा पक्ष इतना शोषण से पीड़ित क्यों है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान को जानने का प्रयत्न करता है। सामाजिक अनुसंधान हमेशा सत्य नहीं हो सकते। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम अनुसंधान किए और हमको दिखाई कुछ और दे रहा है, हो कुछ हो रहा है। इस प्रकार हमें गहराई में जाकर उन तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन से संबंधित होता है सामाजिक अनुसंधान, और नवीन तथ्यों और पुराने तथ्यों का सत्यापन को सामाजिक अनुसंधान का आधार है। इसकी प्रकृति देखें तो इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रकृति से आधार है कि हम तथ्यों यानी फैक्ट्स होते हैं, हमको उनको इकट्ठा करते हैं और उनके कारणों और कार्यों कारण को देखते हैं। उनमें अनुसंधान के लिए अच्छी यांत्रिक साधनों को यूज करते हैं, और इस प्रकार कई प्रकार की घटनाओं को तथ्यों को प्रमाणों करके विश्लेषण करने का कार्य करते हैं। इसके उद्देश्य देखें तो दो उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के, एक शैक्षणिक और एक व्यावहारिक। शैक्षणिक उद्देश्य यानी शिक्षा के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, जिसमें सामाजिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और प्रकार्यात्मक संबंधों को देखा जाता है कि कौन सी घटना किस कारणों को जन्म दे सकती है। जैसे कि महिलाओं का कुपोषण का शिकार होने के कारण महिलाएं कुपोषण का शिकार है। देखा जाए कि किसी एक समाज में महिलाएं अगर कुपोषण का शिकार है तो वो समाज कहीं ना कहीं पिछड़े रूप में आता है, कहीं ना कहीं उसमें कई अन्य बुराइयां भी पाई जाती है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक संबंधों को देखा जाता है कि क्यों इस प्रकार का एक पक्ष पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। नियमों को ढूंढना, किस प्रकार के नियम को हम समाज में लागू करें कि सामाजिक सुचारू रूप से कार्य करें। वैज्ञानिक अवधारणा का निर्माण करने में भी सामाजिक अनुसंधान सहायक है। इस प्रकार हमें शैक्षणिक और सैद्धांतिक उद्देश्य मिलते हैं। वहीं व्यवहारिक उद्देश्य देखें तो समस्याओं को सुलझाने में सहायक है, सामाजिक नियंत्रण करने में सहायक है, योजनाएं बनाने में सहायक है, और संघर्ष की स्थिति को दूर करने में भी कहीं ना कहीं सामाजिक अनुसंधान सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता देखिए तो ये तार्किक है। सामाजिक अनुसंधान तर्क के आधार पर
प्रभाव को देखता है, न कि भावनाओं और इमोशन के आधार पर संबंधों को उजागर करता है। यह क्रमबद्ध ज्ञान है, यानी एक कारण से दूसरे कारण को ढूंढने का क्रमबद्ध ज्ञान। यानी विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विशेष विषय में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान क्रमबद्ध ज्ञान को प्रदर्शित करता है। सामाजिक जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है। सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए और पुराने तथ्यों का सत्यापन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान आवश्यक है। तथ्यों के मध्य संबंधों को बताता है, भविष्य की घटनाओं को अनुमानित जानकारी दे सकता है हमें, और भौतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाओं को निश्चित जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि एक बच्चे को हम प्रारंभ में उसके मूल्य और परंपरा मूल्य और उसके आदर्शों को देखकर कह सकते हैं कि ये बच्चे की आगे किस प्रकार की इसका व्यवहार होने वाला है, किस प्रकार के कार्यों में संलग्न होगा। जैसे कहते हैं ना, पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं, उस प्रकार सामाजिक अनुसंधान से हम भविष्य की घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अंधविश्वास को हम कई हद तक दूर कर सकते हैं, सामाजिक कल्याण में सहायक है, भविष्यवाणी की जा सकती है और सामाजिक नियंत्रण में सहायक है, और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के बहुत महत्व है। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है। कोई एक पक्ष एक टाइम के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए वो ठीक भी हो सकता है, इसलिए सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील है। सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक प्रकृति होने के कारण इसका मापतोल संभव नहीं है। जैसे कि भौतिकी या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में काम आती हैं, उस प्रकार की उनकी केमिस्ट्री में सामाजिक घटनाएं गणनात्मक प्रक्रिया की होती है, लेकिन सामाजिक घटनाएं गुणात्मक प्रक्रिया की हैं। इसमें माप असंभव है। इसमें निर्देशन चयन की समस्या होती है, वस्तुनिष्ठ समस्या देखने को मिलती है। इसके चरण देखें तो पहले हम सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार करेंगे। पहले हम किसी समस्याओं को चयन करेंगे। जैसे कि हमने समस्या चयन की ना, हमने समस्या चयन की निर्धनता, गरीबी क्यों है, तो उसके बाद उसके साहित्य को पढ़ेंगे कि प्रारंभ में किस प्रकार की गरीबी के कारण और परिणाम देखे गए हैं। जैसे कि देखे गए थे कि गरीबी के परिणाम देखे गए थे कि घर में पुरुष कमाने वाले कम थे, इसलिए गांव में गरीबी ज़्यादा थी। ठीक है, युद्ध में चले जाते थे, इसलिए वो गरीब ज़्यादा देखे गए। अध्ययन क्षेत्र डिसाइड करेंगे किसी गाँव का, किसी कस्बे का। ठीक है, फिर सूचनादाताओं को इकट्ठा करेंगे, चुनाव करेंगे, जो हमको एक ऐसे गरीब परिवारों में जाकर पूछेंगे, उनकी सूचनादाताओं को इकट्ठा करेंगे। फिर प्राकल्पनाओं को निर्माण करेंगे, उनकी दशा देखकर प्राकल्पना को निर्माण करेंगे। क्या शिक्षा इनके गरीबी के कारण है, या किसी पुरुष का कार्य करने वाले पुरुष का न होना इनकी गरीबी का कारण है, या इनकी अंधविश्वास इनके गरीबी का कारण है, क्या इसके गरीबी का कारण है। प्राकल्पनाओं को निर्माण करेंगे, फिर कायों का निर्धारण करेंगे, उपकरणों का पूर्व परीक्षण करेंगे, फिर तथ्यों को अवलोकन और संकलन करेंगे। हम तथ्यों को देखेंगे, हम पूरी तरह से एक रिपोर्ट बनाएंगे और तथ्यों को अवलोकन संकलन करेंगे। फिर सूचना स्रोतों के अध्ययन के उपकरणों और प्रविधियों का निर्माण करेंगे। सूचना स्रोत के अध्ययन की उपकरण देखेंगे कि हर परिवार में अलग अलग मेथड देखने को मिले। किसी में अशिक्षा गरीबी का कारण है, किसी में आलसीपन, किसी में धूम्रपान आदि नशेखोरी गरीबी का कारण मिल सकती है, किसी में ज़्यादा खर्चे, किसी में दिखावा ज़्यादा है। इस प्रकार हम देखेंगे सब में अलग अलग कारण देखने को मिलेंगे हमें। तथ्यों का संपादन करेंगे, फिर संकेतन करेंगे और वर्गीकरण करेंगे। फिर सारणी और रेखाचित्र के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करेंगे। फिर तथ्यों का विश्लेषण करके हम नियमों को प्रतिपादित करेंगे कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए क्या क्या आवश्यकता देखने को मिलती है। इस प्रकार हम पूरी तरह से मुख्य तरह से एक समस्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उसके पूरे विश्लेषण में सहायक सिद्ध होंगे। आगे हमें इसमें देखने को मिलता है कि हमेशा हमने देखा है कि इसमें साइंटिफिक मेथड की ज़्यादा बात की गई कि वैज्ञानिक पत्ती होती क्या है, किस आधार पर हम वैज्ञानिक पत्ती को यूज़ कर सकते हैं। विज्ञान में कहा गया है कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार हम सामाजिक समस्याओं के क्रमबद्ध ज्ञान का प्राप्त करके हम विज्ञान की पत्ती को अपना सकते हैं। जैसे कि स्टुअर्ट चेंज और कार्ल पियर्सन की एक बात देखने को मिलती है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। हम सामग्री के आधार पर तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैज्ञानिक तभी कहेंगे जब हम पद्धति के द्वारा एक कारण को दूसरे कारण से जोड़कर जब उसको कार्य सिद्ध नियमों को प्रतिपादित करेंगे, उसको बोलेंगे वैज्ञानिक पद्धति। इसी प्रकार स्टुअर्ट चेंज ने कहा है कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, न कि विषय वस्तु के साथ। विषय वस्तु के साथ विज्ञान कभी नहीं चलता, उसकी पद्धति यानी जो उसके कार्य करने का तरीका है उसके साथ विज्ञान चलता है। इस प्रकार चर्चमैन और एप्को ने कहा था कि विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका और कुशल योजना है। ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका और कुशल योजना को विज्ञान कहेंगे।
इसमें वैज्ञानिक पत्ति में देखें तो कार्य कारण संबंधों के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे कि भविष्यवाणी किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि मौसम विभाग पहले से भविष्यवाणी कर देता है कि इस एरिया में बरसात इतनी टेम्परेचर पर इस प्रकार बरसात देखने को मिलेगी। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में हम देख सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के आधार पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के जिस प्रकार बच्चों की शिक्षा के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये समाज आगे चल के प्रोग्रेसेबल होगा, ये समाज पिछड़ जाएगा। इस प्रकार हम सामाजिक परंपरा कुरीतियों के आधार पर देख सकते हैं कि समाज भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पहले से ही समाज किस दिशा में जा सकता है। इसमें वस्तुनिष्ठता को ध्यान में दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता के तात्पर्य की कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो हमें वास्तव में दिखाई देता है उसी के आधार पर, न कि अपनी भावनाओं और इमोशन के आधार पर। समाज के समस्याओं का सार्वभौमिककरण, यानी समाज की समस्या जो सब जगह पे विद्यमान है उसको सार्वभौमिक मान्यता के आधार पर हम वैज्ञानिक पत्ति कहेंगे। वैज्ञानिक पत्ति के चरण देखें तो समस्या, पहले हम समस्या, एफ कोप ने कहा था कि अगर हम समस्या हमें ढंग से मिल गई, कोई भी समस्या अगर हमने पहले समस्या का चयन कर लिया तो आधी समस्या हमारी यहीं पे हल हो जाती है। इस प्रकार एफ कोप ने कहा था। यानी समस्या का चुनाव ही आदि समस्या का समाधान है। उपकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर चरों का चयन करेंगे, फिर निर्देशन और प्रतिचयन, यानी हम डाटा कलेक्शन करेंगे उसके द्वारा, प्रतिचयन के द्वारा, और सामग्री का संकलन, डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर डाटा का एनालिसिस करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। इस प्रकार हम वैज्ञानिक पत्ति से पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक पत्ति के सबने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि ऑगस्ट कंप ने कहा था कि पहले विषय का चुनाव करेंगे, फिर अवलोकन के द्वारा तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, फिर तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का परीक्षण और नियमों का प्रतिपादन करेंगे। इस प्रकार सबने अलग अलग बताया है। इसमें देखिए तो वैज्ञानिक पत्ति की विशेषता है कि प्रमाणिकता, ये प्रमाणिक होती है वैज्ञानिक पत्ति। सत्यापनशीलता, हम दोबारा भी से सत्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, हमारी भावना इमोशन का कोई जगह नहीं होती इसमें निश्चितता होती है, सामान्यता होती है, कार्य कारण संबंध देख सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, तर्क की प्रधानता होती है और सार्वभौमिकता होती है और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आगे हम देखें तो हमें वैज्ञानिक पत्ति के अलावा हमने दो चीज़ और देखने को मिली, वस्तुनिष्ठता और एक व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से हमारा तात्पर्य कि उद्देश्य परकता से। उद्देश्य क्या है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले देखोगे कि हमारा इससे क्या मतलब है, हमको क्या प्रॉफिट है, ये होती है उद्देश्य परकता। कोई भी कार्य बिना मतलब के नहीं करना। एक तरह से वो लालच नहीं हो सकते हैं कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये वस्तुनिष्ठता को देख सकते हैं, हमारे इंजॉयमेंट के लिए, हमारी भावना इमोशन को हम दूर रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता देशपरकता देखने को मिलती है। और दूसरा है व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में ए ग्रीन ने कहा था कि निष्पक्षता के साथ घटना का परीक्षण करना वस्तुनिष्ठता है। कार ने कहा था, J.H. कार ने कहा था, उनका मानना था कि लावेल कार ने कहा था कि दृष्टि जगत किसी व्यक्ति के प्रयासों, आशाओं या भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता से है, जिसे सहज ज्ञान की कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में समस्या क्या आती है, समस्या का चयन मूल्यों से प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी परंपरा मूल्यों से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो किसी समस्या का अनुसंधान करने में अपने मूल्यों मानकों को उसमें डालता जाता है। इस प्रकार अगर कोई पुरुष अगर किसी महिला समाज का अध्ययन कर रहा है तो वो अपने पुरुष समाज के दृष्टिकोण से देखेगा महिला को, न कि महिलाओं की समस्याओं के आधार पर। इस प्रकार उसके मूल्य कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। इसमें तटस्थता का हो जाता है, अभाव हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी इमोशन और मूल्यों को उसमें शामिल कर लेता है। इसमें बाह्य हितों द्वारा बांधा होती है, अमूर्त और जटिल चीज़ें होती है जिसको वो विश्लेषण नहीं कर पाता और एक कारक पर अधिक बल देता है, न दूसरे कारक को छोड़ देता है। इसमें शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता के कारण भी कई बार वस्तुनिष्ठता खो जाती है। उपाय क्या है, इसमें प्रयोगसिद्ध पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि दुर्खिम और मैक्स वेबर ने कहा था कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, लेकिन दुर्खिम ने कहा था कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि उन्होंने श्रम विभाजन, आत्महत्या के सिद्धांत और धर्म की समाज में उपयोगिता के आधार पर उन्होंने वस्तुनिष्ठता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग करो, शब्दों और अवधारणा का प्रयोग करो, देव निर्देशन पद्धति का प्रयोग, एक से अधिक पद्धति और यांत्रिक उपकरण और प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग करके हम वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठता अनुसंधान द्वारा सामग्री एकत्र करते समय अपने दृष्टिकोण से देखकर घटना का वर्णन करना, अपने अनुसार करने का प्रयत्न
को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। कोई भी घटना देखिए उसको अपने नज़रिए से देखने का प्रयत्न व्यक्तिनिष्ठता आ जाता है। व्यक्तिनिष्ठता व्यक्ति की भावना, इमोशन और मूल्यों मानकों से जुड़ा होता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर किसी वस्तुनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता दोनों साथ साथ चलती हैं। वस्तुनिष्ठता जहाँ विज्ञान को परिपोषण करता है, वहीं वस्तुनिष्ठता मूल्यों को। जैसे कि हमें अगर किसी का विश्लेषण करना है तो अपने नज़रिए से मूल्यों मानकों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तर्क और मूल्य दोनों साथ चलते हैं। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं में व्यक्तिनिष्ठता आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम मूल्यों के आधार पर समाज का विश्लेषण कर सकते हैं। अगर समाज में मूल्यों को खत्म कर दिया जाए तो समाज एक रोबोट की तरह कार्य करेगा, जो एक अच्छा समाज नहीं होगा। मूल्यों मानक भी इसमें सहायक है। जैसे कि एक महिला अपराधी है, एक महिला ने किसी की जान ले ली, तो उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो अगर प्रेग्नेंट है तो समाज कहीं ना कहीं कानून भी उसको जब तक वो उसका बच्चा 5 या 10 साल का नहीं हो जाता उसको छूट देता है। इस प्रकार समाज में कहीं ना कहीं मूल्यों को पोषण देना जरूरी है। सजा के साथ साथ उसके दूसरे जीव को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार मूल्यों को पोषण देना समाज के लिए आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मूल्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? शोधकर्ता का व्यक्तिगत मत होता है, सूचनाओं की अभिमति होती है, न्याय दर्शन में पक्षपात देखने को मिल सकता है, तथ्य प्रस्तुतिकरण में दोषपूर्ण हो सकता है, वातावरण का प्रभाव हो सकता है इसमें, और दोषपूर्ण प्रश्नावली इकट्ठी हो सकती है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता के व्यक्तिनिष्ठता के परिणाम हो सकते हैं। आगे हम देखें तो हमने देखने को मिला है तथ्य। चौथा स्टेटमेंट है तथ्य। एक हमने वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी, एक हमने वस्तुनिष्ठता, एक व्यक्तिनिष्ठता, और चौथा है तथ्य स्टेटमेंट। तथ्य की परिभाषा कठिन है। तथ्य मूर्त चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमूर्त चीज़ों के जैसे कि विचार, अनुभव, भावनाएं आदि तथ्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। दुर्खिम ने तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान बताया। सामाजिक तथ्य में उन्होंने 4 चीज़ों को शामिल किया: बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। यानी कोई भी सामाजिक तथ्य उसमें समाज में व्यक्ति से बाहर होता है, क्योंकि वो समाज का अंग है। उसमें बाध्यता होती है, व्यक्ति को उसको मानना ही पड़ता है, और सबके लिए सामान्य होती है, यानी सार्वभौमिक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों की उन्होंने परिभाषा दी है। तथ्य की विशेषता देखें तो वास्तविक रूप से घटित होते हैं, मूर्त और अमूर्त हो सकते हैं। तथ्य मिलकर घटनाओं का निरीक्षण करते हैं और परीक्षण करके अवलोकन करते हैं। तथ्यों से ही हम घटनाओं का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। तथ्यों के प्रकार देखें तो प्रकृति के आधार पर तथ्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रकृति के आधार पर गुणात्मक तथ्य और परिणात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्यों में मुख्य रूप से हम व्यक्तिनिष्ठता को शामिल कर सकते हैं, जिसमें गुणात्मक तथ्यों में हम सहभागी, व्यक्तिगत अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस, अंतर्वस्तु विश्लेषण जिसमें आ जाते हैं अपने डाटा एनालिसिस में कंटेंट एनालिसिस और जीवन इतिहास, केस स्टडी। इस प्रकार गुणात्मक अनुसंधान में हमें देखने को मिलता है। वहीं परिणात्मक मात्रात्मक अनुसंधान में, जो इसको हम मात्रात्मक अनुसंधान कह सकते हैं, जो गणना के आधार पर तथ्यों के चरों और गणना के आधार पर हम वर्णन कर सकते हैं, जिसमें हमें गणनात्मक अनुसंधान में हमें सर्वेक्षण, उपकल्पना, निर्देशन, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि को शामिल कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, वर्णनात्मक अध्ययन और प्रायोगिक अध्ययन। वर्णनात्मक अध्ययन में हम वर्णन करके घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि किसी घटना का वर्णन करके अध्ययन करना, वर्णन करके घटना का अध्ययन करना है, जिसमें ये मुख्यतः मापने का प्रयास नहीं किया जाता। उसी प्रकार पहले प्रकार के अध्ययनों में व्यवहार और परिस्थिति को परिवर्तन करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया जाता, उन्हें उसी रूप में मापने का प्रयास किया जाता है जैसे कि वह हैं। और दूसरे में प्रायोगिक अध्ययन में हम मापने का प्रयास करते हैं, दो चर लेते हैं, एक पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरे को उस पर आश्रय रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों के प्रभाव को देखते हैं। इस प्रकार प्रभाव को देखने के बाद उसको हम बोलते हैं प्रायोगिक अध्ययन, प्रयोग के द्वारा अध्ययन। जैसे कि रसायन और भौतिक शास्त्र और बायोलॉजी में किया जाता है कि एक व्यक्ति को दवाई दी जाती है, दूसरे व्यक्ति को दवाई नहीं दी जाती है। इस प्रकार दोनों के चरों का मापन किया जाता है कि कौन ज़्यादा बेटर ढंग से ठीक हो सकता है।
इस प्रकार देखने को मिलता है। वहीं हम चरों को देखें तो मौलिकता के आधार पर प्राथमिक तत्व द्वितीयक तत्व में बांटा गया है। प्राथमिक तत्वों को दो प्रकार बांटे गए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष में अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार को शामिल किया गया है। अप्रत्यक्ष में प्रश्नावली, मत और टेलीफोन को शामिल किया गया है। अब द्वितीय तथ्य में व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख को शामिल किया गया है। व्यक्तिगत प्रलेख में जीवन पत्र, डायरी और मत और स्मरण को बांटा गया है और सार्वजनिक में प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री को बांटा गया है। प्रकाशित में रिकॉर्ड आ जाते हैं, सार्वजनिक आंकड़े आ जाते हैं और अप्रकाशित में दुर्लभ हस्तलेख और गोपनीय रिकॉर्ड शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार इनके कुछ दोष और इनके गुण भी हैं। जैसे कि प्राथमिक सामग्री में एक अधिक विश्वसनीयता होती है, वास्तविक चित्रण मिल जाता है, विस्तृत जानकारी मिल जाती है हमें और अधिक लोचनपूर्ण होता है, सरल कम खर्चीली होती है। लेकिन इसके दोष क्या है, इसमें अधिक मानव शक्ति का प्रयोग होता है, धन भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है और प्रशिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। द्वितीय अभिलेख में इसके स्रोत क्या है कि हमें भूतकाल की सारी जानकारी मिल जाती है और हमें पैसा और धन भी कम खर्च होता है। द्वितीय तथ्य में इसमें पक्षपात का स्वतंत्र होते हैं और गोपनीय सूचनाओं को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोष क्या है कि झूठे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं और कई रिकॉर्ड तो आधे चूहे खा जाते हैं, आधे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं और पुनः परीक्षण कठिन है क्योंकि इतने साल हो चुके होते हैं उन रिकॉर्डों को, तो उनका पुनः परीक्षण कठिन है और केवल सामान्य विवरण ही हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार अनुसंधान को देखने को मिलते हैं। आगे हम देखें तो अनुसंधान के प्रकार में अनुसंधान को 6 प्रकारों में बांटा गया है। परिणाम के आधार पर मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान में हमें वर्तमान ज्ञान की वृद्धि के लिए ओनली मौलिक अनुसंधान काम आते हैं जो अवधारणा एकात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वहीं व्यवहारिक में हमने क्रियात्मक अनुसंधान को देखा, एक्शन, समस्या के समाधान में के लिए। इसमें आता है प्लान, एक्ट, एक्शन और रिफ्लेक्शन। और तीसरा आता है इसमें विकासात्मक शोध जो विकास में सहायक है। दूसरा हमने देखा तर्क के आधार पर अनुसंधान। तर्क के आधार पर आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक विशेष से सामान्य की ओर जो सामाजिक विज्ञान में काम आता है, सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन। वहीं निगमनात्मक जो मैथ केमिस्ट्री में काम आते हैं, सामान्य से विशेष की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अध्ययन। प्रक्रिया के आधार पर देखें तो मात्रात्मक, निगमन और गुणात्मक और मिश्रित अनुसंधान। मात्रात्मक में सांख्यिकी और मिश्रित में दोनों को शामिल किया जाता है। गुणात्मक में कथात्मक अनुसंधान जो समूह पर केंद्रित होता है, घटना अध्ययन, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन अध्ययन, साक्षात्कार, निर्जातीय और प्रदत्त आधारित सिद्धांत आदि को शामिल किया जाता है।